वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 11 का जो इतिहास का पेपर है यानी हिस्ट्री का पेपर है जो हमारा 24 नवंबर को होने वाला है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो पेपर है इसका पेपर कोड आपका 1115 रहने वाला है। इसका भी समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का रहने वाला है। इसका जो पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का रहने वाला है। बच्चों यहाँ पर अगर बात करें पहले सवाल की, तो यहाँ पर हमें बच्चों क्वेश्चंस जो पहला दे रखा है जिसके अंदर हमें एबीसीडी दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो बच्चों उसका नाम था सुमेरियन। विच वॉज द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया? सुमेरियन। शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी कहां से हुई थी बच्चों? वो मेसोपोटामिया से। रोमन साम्राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कहलाता था, उसको क्या कहा जाता था? जो सोने का सिक्का था उसका हमें नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें थी, रोमन साम्राज्य में प्रचलित स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उनको कहा जाता है दिनारियस। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो बच्चों उसका नाम था ऑगस्टस। अगला है, चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? तो बच्चों चंगेज खान था उसको तेमुजिन कहा जाता था जब वो छोटा था। अगला है, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है तो उसको बच्चों उलूस कहा जाता है। क्या नाम था उसका? उलूस था। अगला है, लॉर्ड का घर कहलाता था, यानी जो लॉर्ड होते थे उनका घर क्या कहलाता था? तो बच्चों उनका घर जो था वो मेनर कहलाता था। फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते हैं? जो बड़े चर्च होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो उनको कैथीड्रल कहा जाता है। अगला है, प्रोटेस्टेंट सुधारक आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यानी इसको प्रारंभ करने वाला कौन था? तो मार्टिन लूथर था। मोनालिसा नामक विश्वविख्यात चित्र बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर बच्चों उसका नाम था लियोनार्दो दा विंची के द्वारा इसका चित्र बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर आपको 5 खाली स्थान पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो यहाँ पर है, ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे कहा जाता है, उसको बच्चों प्रिंसिपेट कहा जाता है। क्या नाम था उसका? प्रिंसिपेट कहा जाता है। दूसरा था, सम्राट अभिजात वर्ग तथा रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे, तो बच्चों वो था यहाँ पर सेना। तीसरा क्या था बच्चों? यहाँ पर सेना था। अगला है, चंगेज खान का संबंध मंगोलों के कबीले से था, उस कबीले का नाम बताना है। तो उसका नाम था बच्चों किरियात कबीला। उसको क्या कहा जाता है? किरियात, या आप कहें तो बोर्जी किंग भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों या तो किरिया या दूसरे नाम की बात करें उसको तो बोर्जी गिन कहा जाता है। अगला है, मंगोल कबीले की प्रतिनिधि सभा को नाम से जाना जाता है, यानी वो जो सभा थी उसको करी लताई कहा जाता है बच्चों, करी लताई कहा जाता है। अगला है, फ्रांस का नामकरण जर्मन मूल की जनजाति से हुआ है, उसका आपको नाम बताना है। तो उसका नाम था बच्चों फ्रैंकस। आप बच्चों इनके आंसर इधर भी डिटेल में देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो मेसोपोटामिया, उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले में प्रिंसिपेट था, दूसरे में सेना हो जाएगा, तीसरे में किरियात या बोर्जिगिन हो जाएगा, कुरीलताई हो जाएगा और फ्रेंक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें यहाँ पर, तो अब जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न हमारा 2-2 नंबर के होने वाले हैं क्योंकि सारे प्रश्न अति लघुत्रात्मक है। पहला है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के 2 प्रशासनिक नवाचार कौन कौन से थे, वो आपको नाम बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो राजधानी को रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल स्थानांतरित करना, प्रशासन में सुधार हेतु नए कर एवं सेना संगठित स्थापना करना। रोम वासियों के 2 प्रमुख देवताओं के नाम बताइए हैं। तो बच्चों पहला तो हो जाएगा जुपिटर और जूनो, या उनको मिनर्वा भी कहा जाता है। अगला है, मंगोल कौन थे? तो मंगोल मध्य एशिया के खानाबदोश घुमंतु युद्धा समुदाय थे। नोयाद से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों नोयाद मंगोल साम्राज्य में एक उच्च सैनिक अधिकारी या सरदार को कहा जाता है। अगला है, इंग्लैंड में स्थापित संसद के 2 सदनों के नाम बताइए, यानी इंग्लैंड में जो संसद है उनके नाम बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स था। फ्रांस में समाज कितने वर्गों में विभाजित था, उनके आपको नाम बताने हैं। तो 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग था उसको पादरी कहा जाता था, द्वितीय वर्ग को कुलीन कहा जाता है, तृतीय वर्ग को सामान्य जनता कहा जाता है। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों
सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1534 ईस्वी में इग्नेटियस लोयोनो के द्वारा की गई थी। अगला है मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास लगभग 3200 ईस्वी पूर्व हुआ था। यहाँ के सुमेरियों ने किलाक्षर लिपि की शुरुआत की, जिसे मिट्टी की तकियों पर नुकीली कलम से उकेरा जाता था। प्रारंभ में यह लेखा जोखा रखने के लिए प्रयोग होती थी, बाद में इसका उपयोग साहित्य, कानून और प्रशासनिक अभिलेखों में भी होने लगा था। रोमोत्तर राज्य से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, रोमोत्तर राज्य से अभिप्राय उन राज्यों से है जो रोमन साम्राज्य के पतन यानी 476 ईस्वी के पूर्व यूरोप में उभरे। रोमन शासन के विखंडन के बाद विभिन्न जर्मनिक स्थानीय राजवंशों ने नए राज्य बनाए। इनमें पूर्व रोमन परंपराओं का प्रभाव रहा, इसलिए उन्हें पोस्ट रोमन स्टेट्स भी कहा जाता है। अगला है मानवतावाद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो मानवतावाद यूरोप के पुनर्जागरण काल में विकसित हुए एक विचारधारा है जो मनुष्य की क्षमता, बुद्धि और स्वतंत्रता, गरिमा पर जोर देती है। इससे प्राचीन ग्रीक रोमन साहित्य, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। मानवतावाद में धार्मिक कठोरता के स्थान पर मानव केंद्रित चिंतन पर मार्ग प्रशस्त हुआ। आधुनिक विचारधारा को आधार प्रदान किया गया था। अगला खंड से है मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों का बहुत अधिक गर्व था। उन कथन की व्याख्या गिलगमेश महाकाव्य के आधार पर बतानी है। बच्चों, यहाँ पर होगा कि गिलगमेश महाकाव्य से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों को अत्यंत महत्व देते थे। उरुक नगर का वर्णन महाकाव्य में गर्व के स्थान किया गया है। इसकी ऊंचाई दीवारें, सुदृढ़ किले तथा सुंदर मंदिर नगर की उन्नत संस्कृति का प्रतीक थे। गिलगमेश स्वयं उरुक का राजा होने पर गर्व करता था। नगर उसके लिए केवल निवास नहीं बल्कि धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। नागरिक नगर की समृद्धि, वास्तुकला और भव्यता को अपनी पहचान मानते थे। इसे स्पष्ट है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों को गौरव का स्रोत मानते थे। चंगेज खान का अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कि चंगेज खान का मंगोलिया के राष्ट्रनायक के रूप में मूल्यांकन कीजिए, यानी वो कैसे राष्ट्रनायक बना था। तो चंगेज खान मंगोलिया के लिए एक महान राष्ट्रनायक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिगड़े हुए मंगोल कबीले को एकजुट कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने सैनिक अनुशासन, योग्यता आधारित युक्ति और तेज संचार व्यवस्था में सुधार किए। उनके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य एशिया में यूरोप तक फैल गया। मंगोलियन परंपरा में भी साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रतीक थे। आधुनिक मंगोलियों में राष्ट्र एकता, पहचान और गौरव के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया, इसलिए उन्हें राष्ट्रनायक भी कहा जाता है। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, 11वीं सदी में यूरोप में कृषि क्षेत्र में आए प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो 11वीं सदी में यूरोप में क्या क्या परिवर्तन हुए? 11वीं सदी में यूरोप में कई तकनीक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हल चलाने के लिए भारी लोहे का विकसित हुआ, जिससे कठोर मिट्टी की आसानी से जुताई योग्य। घोड़ों के लिए कोलर हॉर्न्स के उपयोग से पशुओं की शक्ति को बेहतर उपयोग हुआ। 3 फसलें चक्र प्रणाली अपनाने से भूमि की उर्वरता बढ़ी और उत्पादन में वृद्धि हुई। पानी और हवा के चलने से वाले वाटर मिल और विंड व्हील का उपयोग हुआ। अनाज पिसाई और सिंचाई के लिए किया जाता है। इन परिवर्तनों के यूरोपीय कृषि को अधिक उत्पादन और स्थिर बनाया। अगली बात करें यहाँ पर तो निबंधात्मक प्रश्न है, मेसोपोटामिया की विश्व को देन का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा का सवाल है, मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी बताना है। तो मेसोपोटामिया जिसे सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है, वह विश्व को अनेक महत्वपूर्ण देन थी। सबसे पहले यहाँ लेखन कला का विकास हो। सुमेरियों ने किलाक्षर लिपि विकसित की, जिसे मिट्टी की तकियों पर लिखा जाता है, तथा प्रशासन, व्यापार और शिक्षा को संगठित रूप दिया। मेसोपोटामिया के शहरों की अवधारणा विश्व को दी। उरुक और बेबीलोन जैसे नियोजित नगर विकसित हुए, जिनमें मंदिर, महल, बाजार और सड़कें शामिल थी। यहाँ की जिगुरेट शैली की वास्तुकला ने विश्व में धार्मिक निर्माण को प्रभावित किया। कृषि के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के सिंचाई, नहरों, जल प्रबंधन के उन्नत रूप प्रस्तुत किए। जुताई, हल और पहिए का उपयोग दुनिया में तकनीकी प्रगति पर आधार बना। इसके अलावा यहाँ के लोग गणित, समय गणना, पंचांग निर्माण, 60 आधारित संख्या पद्धति के रूप में जाने जाते हैं। हेमुराबी की संहिता जैसी कानून के लिखित रूप में न्याय व्यवस्था को आधार प्रदान किया गया। साहित्य में गिलगमेश महाकाव्य विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य। इन सभी योगदानों से स्पष्ट है कि मेसोपोटामिया ने मानव सभ्यता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की विशेषताएं थी। मेसोपोटामिया का शहरी जीवन अत्यंत संगठित और उन्नत था। उर और उरुक बेबीलोन से जुड़े नगर विकसित हुए, जिनकी पहचान प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियां होती थी। नगरों के केंद्र में यजुरेट स्थित था, जो धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। शहरों में सड़कों का जाल, बाजार, कार्यशालाएं, अनाज और आवासीय क्षेत्र नियोजित रूप में व्यवस्थित थे। व्यापार अत्यंत विकसित था। व्यापार
पारस की खाड़ी में मिस्र और भारत का एक व्यापार करते थे। लेखाकार और मुहर वाले व्यापारी अपने आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग थे। नगरों में कारीगरी का विशेष स्थान था। धातु शिल्प, बर्तन उत्पादन और निर्माण कला उन्नत था। लिखित प्रशासन के कारण कर, व्यापार, कानून सुव्यवस्थित थे। लोगों के पास सामाजिक वर्गों के अनुसार निर्धारित भूमिकाएं थी। इन सब विशेषताओं में मेसोपोटामिया का शहरी जीवन दुनिया की प्रारंभिक नगरीय सभ्यताओं में विकसित हुआ माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए, या रोमन साम्राज्य में श्रमिकों और दासों की स्थिति किस प्रकार की थी वो आपको बतानी है। तो रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना अत्यंत जटिल और श्रेणीबद्ध थी। समाज मुख्य दो वर्गों में था, पेट्रिशियन एवं प्लेबियन में विभाजित था। पेट्रिशियन धन, भूमि और राजनीतिक शक्ति के स्वामी थे, जबकि प्लेबियन कृषि, व्यापार और सेना के कार्य थे। समाज में गुलामों का भी बड़ा वर्ग था, जिन्हें श्रम, घरेलू कार्य और निर्माण में लगाया जाता था। उनकी स्थिति निम्न थी, लेकिन तो कुछ अवसरों पर वे स्वतंत्र भी हो सकते थे। परिवार रोमन समाज की इकाई थी और पिता को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। महिलाएं सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगी होती थी, परंतु अधिकार सीमित थे। समाज में व्यापारी, सैनिक, कारीगर तथा किसान के महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। सैनिकों को विशेष स्थान प्राप्त था, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार उन पर निर्भर था। धर्म, परंपराएं, विधि व्यवस्था रोमन सामाजिक व्यवस्था के आधार थे। इन प्रकार रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण एवं संगठित थी। दूसरा था, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों और दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य में श्रमिकों और दासों की स्थिति भिन्न भिन्न थी, लेकिन श्रम आधारित थी। श्रमिकों में किसान, कारीगर, मजदूर और निर्माण कार्य से जुड़े लोग शामिल थे। वे मजदूरी कर कार्य करते थे और शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को चलाते थे। उनकी सामाजिक स्थिति मध्यम से भी निम्न थी, परंतु नागरिक होने के कारण उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त थे। दूसरी ओर दास समाज के सबसे निचले स्तर थे। ये युद्धबंदी, कर्जदार, खरीद बिक्री के माध्यम से प्राप्त किए जाते थे। दास स्वामी की संपत्ति माने जाते थे। घर, खंदान, कार्यशाला एवं सेना के श्रम करवाया जाता था। हालांकि कुछ दीक्षित दास शिक्षक, चिकित्सक, लिपिक भी बन जाते थे। उत्कृष्ट कार्य करने पर दासों की स्वतंत्रता भी दी जाती थी। कुल मिलाकर श्रमिक व्यवस्था के आधार से सबकी दास व्यवस्था रोमन समाज की आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण स्तंभ दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्णन कीजिए। धर्म सुधारक आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान बताइए। तो बच्चों, पुनर्जागरण काल में विज्ञान का पुनर्जन्म हुआ। इस युग में तर्क, प्रयोग एवं अवलोकन पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हुई। इस काल कोपरनिकस ने पृथ्वी की सूर्य केंद्रित परिक्रमा प्रस्तुत की, जिसे खगोल विज्ञान की दिशा को बदल दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन का उपयोग कर ग्रहों का अध्ययन किया, वैज्ञानिक पद्धति को मजबूत किया। केपलर ने ग्रहों की गति को नियम बताए। चिकित्सा के क्षेत्र में वेसालियस ने मानव शरीर रचना का अध्ययन कर नई जानकारी प्रस्तुत की। लियोनार्डो दा विंची ने शरीर संरचना, भौतिकी एवं यांत्रिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुटेनबर्ग ने छापेखाने में आविष्कार से वैज्ञानिक ज्ञान तेजी से फैलने लगा। इस काल में गणित, नोबल, मानचित्रण, इंजीनियरिंग एवं भौतिकी में भी प्रगति हुई। प्रयोगवाद और वैज्ञानिक जिज्ञासा ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च की कृतियां, भ्रष्टाचार, पोप मोचन पत्रों के विरोध में 95 थीमस प्रकाशित की, जिससे यूरोप में धार्मिक जागृति फैल गई। लूथर ने यह सिद्धांत किया कि उद्धार केवल श्रद्धा और ईश्वर की कृपा से संभव है, नहीं कि चर्च में माध्यम से। उन्होंने बाइबल को जर्मन भाषा के अनुवाद किया ताकि सामान्य लोग भी धर्म ग्रंथों को पढ़ सके। उनकी चर्च की शक्ति को सीमित कर राज्य की शक्ति को महत्व दिया। ईसाई धर्म को व्यक्तिगत नैतिकता पर आधारित करने की मांग की। उनके विचारों में प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हुई। पूरे यूरोप में धार्मिक सुधार का नया युग प्रारंभ हुआ। मार्टिन लूथर ने योगदान ने यूरोप के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को गहराई दी थी। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला सवाल है बच्चों आज का अंतिम सवाल है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर विश्व का मानचित्र दिया गया है, जिसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। विश्व के रेखा मानचित्र पर निम्न ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमें कौन कौन से स्थान दे रखे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, फ्लोरेंस और हॉलैंड। चलो इनको देख लेते हैं हम बच्चों कहाँ पर आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रांस की, तो बच्चों ये वाला देश का जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर फ्रांस कहलाएगा। उसके बाद दूसरा हमें बोला गया है स्पेन, तो इसके जो पास वाला स्थान है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास स्पेन हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लोरेंस की बात करें बच्चों, तो फ्लोरेंस ये जो इटली राज्य है इसके अंदर, इटली देश के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा फ्लोरेंस हो जाएगा। अगली बात करें इंग्लैंड की, तो बच्चों यूके ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, हमारा इंग्लैंड कहलाएगा। अगली बात करें यहाँ पर हॉलैंड की बात करें, तो बच्चों ये जो वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, हमारा हॉलैंड देश हो जाएगा। अगली बात करें यहाँ पर, तो अथवा का सवाल था विश्व के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। इटली, जर्मन, रोम, वेनिस और स्विट्जरलैंड। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहीं पे
बच्चों इसी वाले मैप के अंदर ही अगर हम इनको भरने का प्रयास करें तो देखो सबसे पहले हमें भरना है यहाँ पर, जो ऐसा करते हैं इनको हटा लेते हैं, आपने पढ़ तो लिया ही होगा, इसी के अंदर हम इनको भरने का प्रयास करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें बोला है इटली, तो बच्चों ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पूरा देश, ये क्या कहलाएगा हमारा, इटली हो गया। इसी के अंदर ही हमें दो चीजें और भरनी है, एक तो हमें भरना है यहाँ पर वेनिस, तो बच्चों ये भी कहाँ पे आएगा, इसी इटली के अंदर ही आएगा वेनिस भी। दूसरा हमें एक और बोला है रोम है, रोम भी कहां पर स्थित है बच्चों, इटली के अंदर ही है, रोम भी इटली देश के अंदर ही आएगा। फिर उसके बाद हमें बोला है यहाँ पर स्विट्जरलैंड, तो बच्चों ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या कहलाता है हमारा, स्विट्जरलैंड कहलाता है। अगली बात करें यहाँ पर तो हमें जर्मनी दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पर जो जर्मनी भरना है, जो ये वाला देश है ये क्या हो जाएगा हमारा, जर्मनी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने जो कक्षा 11 का पेपर इतिहास का आपका 24 तारीख को होने वाला है उसके बारे में हमने आज डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।